हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? लॉन्ग टाइम नो सी, आई नो। तो हो क्या रहा था ये 1-2 वीक, हम सब कहाँ गुल थे। तो हम सब पेपर चेकिंग में बहुत लगे पड़े थे। मैं, शुभम सर, पूरी ही टीम। तो हुआ क्या था एक्चुअली, आप सभी को पता ही होगा, ऑल इंडिया प्री बोर्ड एडुहैप की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उस हिसाब से मतलब इतने सारे रिस्पॉन्सेज आए ना, मतलब खतरनाक रिस्पॉन्सेज आए। और इतने सारे बच्चों ने ये पार्टिसिपेट किया ये प्री बोर्ड एग्जाम में, देखकर बहुत खुशी हुई। और हमें पता था कि इतना रिस्पॉन्सेज आएगा, तो उस हिसाब से टीचर्स अपॉइंट किए गए थे सीबीएसई के। बट हुआ क्या कि इसमें जो बच्चों ने अपलोड किए थे पेपर्स, सारे आड़े टेढ़े पेपर्स थे। तो जो सीबीएसई के टीचर्स थे, अपॉइंट किए गए थे, 50 से ज़्यादा परसेंटेज बैकआउट कर दिया। बोल रहे कि नहीं होगा हमसे, पूरा पूरा दिन पेपर्स चेक करना, वो भी ऐसे टेढ़े मुंडी करके, तो नहीं पॉसिबल होता है। तो दे डायरेक्टली टोल्ड नो, हमसे नहीं होने वाला। तो अभी ऐसे रख तो नहीं सकते ना, अभी इतने सारों ने पेपर्स किया है, अपलोड किया है, तो दे एक्सपेक्ट मार्क्स। तो फिर ऐसा बंद तो नहीं कर सकता। तो फिर हम पूरी टीम ने मतलब यूनिटी दिखाई एंड मतलब हम ही मैदान में उतर गए और हमने सारे पेपर्स चेक किए। तो मतलब यही होता था रूटीन 1-2 वीक। पूरा 9 घंटा हम आते थे, सुबह आते थे, बैग रख के डायरेक्टली पेपर्स चेक, पेपर्स चेक, पेपर्स चेक, मतलब पूरा दिन रात यही काम किया है। और ये दिन रात जो किया ना पेपर्स चेक, इससे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई। मतलब हम लोग ये बात पे, ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है, इसको एकदम निग्लेक्टेड वे में रखते हैं। और हम खुद एडुकेटर होने के बावजूद भी इतना इम्पोर्टेंस हमने पूरे साल नहीं दिया। बट जब मैंने पेपर्स चेक किया ना, मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि 90% जो हम लोग स्ट्रेस देते हैं कि पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ेंगे, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो मार्क्स ज़्यादा आएगा, मतलब ये जो रिलेशन है कॉन्सेप्ट एंड मार्क्स का, ये सही रिलेशन है। बट यही सिर्फ एक रिलेशन नहीं है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब अगर आपको डबल सर्कुलेशन फॉर एग्जांपल लेते हैं, डबल सर्कुलेशन आपको पूरी अच्छी तरीके से आता है और उसके ऊपर क्वेश्चन है, आपने मतलब अच्छी तरीके से लिखा नहीं है, आपको आता है, ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से आता है। बट अगर वो जो एक्सपेक्टेड वे में आंसर लिखना चाहिए, जो एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर आपसे, अगर वो पॉइंट्स नहीं आए वो आंसर में, तो वो मार्क्स नहीं देने वाला है, क्लियर है। फिर वो कुछ भी हो, फिर आप वो उसके साथ लड़ नहीं सकते कि भाई मैंने इतना लिखा है, तूने मार्क्स क्यों नहीं दिया। वो उसका चॉइस है, वो किस नज़रिए से देखता है और कैसे चेक करता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्या मार्क्स मिलेंगे। तो कैसे प्रेजेंट करना है, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, ये मैंने पेपर्स चेक करते वक्त ना एक ऐसे नोटबुक में नोट डाउन करती गई, ताकि हम एक वीडियो में ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर ले, क्योंकि कुछ ही दिनों में अभी बोर्ड एग्जाम है, टाइम नहीं है। तो फटाफट से देख लेते सारे पॉइंट्स और ये आपको नोट डाउन करके, मतलब अभी ऐसे नोट डाउन लिटरली नहीं करना, बट दिमाग में रखना है कि ये सारी चीज़ें तो हमें करनी ही नहीं है। लाइक एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैंने लिखे, कुछ ज़्यादा ये नहीं कि हाँ ये ट्रेंडिंग में चल रहा है तो ये पॉइंट डाल देते हैं। जो मैंने नोटिस की, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये सारे बच्चे रिपीटेटिव ये मिस्टेक्स हो रही है और बहुत सारे पेपर्स में ऐसे हो रही है, तो फिर ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ऑल्सो मैंने रियल बच्चों के रियल स्क्रीनशॉट के पेपर्स भी डाले ये इसमें, तो आपको सच्ची में पता चल जाएगा कि ये जो मिस्टेक है हमें नहीं करना चाहिए। मतलब सिर्फ पॉइंट्स नहीं है उसमें, लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल सी रियल पेपर्स, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मिस्टेक शायद आप भी करते हो, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो जल्दी से एक एक देखते हैं। फॉलो द ऑर्डर एंड सीक्वेंस, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमें लगता है कि अगर नहीं आता है तो फिर वो ऑर्डर फॉलो करके क्या ही होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपको 20th क्वेश्चन आता है, फिर 21st आ रहा है, 23rd नहीं आ रहा, और अचानक से आपका मन हो रहा है कि मैं 30th क्वेश्चन मुझे ईजी लग रहा है, मैं 30th कर लूँ, तो 22, 23 फिर डायरेक्टली 30th का आंसर लिख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इससे होता क्या है ना, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन पॉइंट आ जाता है। जो सुपरवाइजर रहता है, मतलब जो चेक कर रहा है, हमने जो एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। अभी वो लिख रहा है, ठीक है, हम लोग चेक कर रहे हैं, और अचानक से वो 30th क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है। मतलब अभी उसको मार्किंग स्कीम पूरा 30th क्वेश्चन ऐसे ढूंढ के निकालना है
और उसका आंसर देखना है, और फिर 30th के बाद में डायरेक्टली 40th लिख रहे हो, 40th नहीं होता 39 तक ही होता, तो 39 लिख रहे हो, मतलब ऐसे जम्बल्ड वे में नहीं लिखना है। जितना हो सके ऑर्डर फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है तो भी लिख दो, स्पेस रखो ना, उतना अगर आपको अंदाजा है कि इतने में मेरा आंसर आ जाएगा, तो नहीं आता है अभी तो उतना स्पेस रख दो और वो ऑर्डर फॉलो करो। एटलीस्ट हो सके तो सेक्शन तो फॉलो करो कि सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी, या तो सेक्शन बी के बाद में अगर सेक्शन बी आपको नहीं आ रहा है, सेक्शन सी आ रहा है, तो सेक्शन ए, सेक्शन सी, तो सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस एक साथ करो। ऐसा भी नहीं कि सेक्शन ए के थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, फिर सेक्शन बी के थोड़े कर लिए, फिर सेक्शन सी के, मतलब खिचड़ी नहीं करना। तो जितना हो सके आपको ऑर्डर फॉलो करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो एग्जामिनर अपना चेक कर रहा है उसको पीस देने का, ठीक है, उसको कंफर्ट दोगे ना तो आपको वो अच्छा मार्क्स देगा, वो एकदम नक्की है। मतलब उसको एकदम अच्छी फैसिलिटी देनी है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करवाना। उसको मेहनत करवाओगे ना तो उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा तो फिर आपका मार्क्स वो काटेगा, और हमें मार्क्स नहीं कटवाना है, तो ऑर्डर फॉलो करना है। डोंट लीव गैप एंड शो इट्स इनकम्प्लीट। ये मैंने देखा, ठीक है, कैसे करते ना, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ। इसका मैंने पेपर डाला है, तो ये पेपर आप देखोगे उसने कैसे किया है। अभी ना उसको एक सेंटेंस नहीं आ रहा था, तो उसने ऐसे लाइन करके डाल दिया और फिर आगे का सेंटेंस वो लिख रहा है, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ऐसा कुछ भी लिख रहा है, इमल्सिफिकेशन, यार ये गलत हो गया, वो ऐसे सेंटेंस के लिए गैप छोड़ रहा है और आगे का लिख रहा है। अगर ये गैप नहीं छोड़ता तो मुझे पता भी नहीं चलता ना कि इसको ये नहीं आ रहा है, क्योंकि मानो या ना मानो जब कोई पेपर चेक करता है ना तो वो एक एक सेंटेंस पढ़ता ही नहीं है। अभी आपने पूरा रामायण लिखा है तो वो एक एक सेंटेंस नहीं पढ़ने वाला, सिर्फ वो कीवर्ड्स देखेगा कि हाँ इसने एक कीवर्ड डाला है, ये डाला है, ये डाला है, क्योंकि हर एक एग्जामिनर को एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है कि इतने दिन में पेपर्स करेक्ट करने हैं, तो वो आपका एक एक लाइन पढ़ने नहीं बैठता है। तो अगर आपने ये अंडरलाइन करके, अंडरलाइन मतलब ऐसे गैप छोड़ के दिखा रहे हो कि हाँ मुझे ये नहीं आता है, तो ऐसे नहीं करना है। आपको नहीं आता है तो उसको पता भी नहीं चलेगा, बट डोंट शो एंड प्रिटेंड कि मुझे ये नहीं आता है, तो ये गलती नहीं करनी आपको। डोंट राइट विथ पेंसिल। अच्छा, ये पेंसिल वाला जो पॉइंट है, इसमें सिर्फ डायग्राम जो होते हैं ना, वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है पेंसिल के साथ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखोगे भी विथ पेंसिल। मैंने कुछ पेपर्स में देखे कि केमिकल रिएक्शंस भी पेंसिल से लिखे। क्या पॉइंट है इसका? नहीं लिखना है, पेंसिल से लिखना नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि देखो पेंसिल रब कर सकते हैं ना, तो अगर आपको उनको टॉपर, मतलब ऐसा होता नहीं है, रेयर केस में होता है बट होता है, अगर उनको कुछ है, मतलब जान पहचान हो गई और आपको टॉपर नहीं बनाना है, आपको फुल मार्क्स आ रहे हैं बट आपको टॉपर नहीं बनाना, उसके कोई दूसरा रिलेटिव उसको टॉपर बनाना है, तो ऐसा होता है। मैंने मतलब रियल केस सुना है, देखा है कि वो लोग रब कर देते हैं। सबूत क्या है कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा। तो आपको लिखना नहीं है विथ पेंसिल, सिर्फ डायग्राम जो होता है वो पेंसिल से लिखना है, ठीक है, करना है ड्रॉ, बट लिखना नहीं है, आपको पेन से ही लिखना है। फिर वो कार्बन कंपाउंड्स जो बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, स्ट्रक्चर भी पेंसिल से स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं, हमको पेन से ही स्ट्रक्चर बनाने हैं। सिर्फ डायग्राम जो होते हैं वो आपको बनाने हैं विद पेंसिल, जैसे कि रे डायग्राम हो गया, फिर सर्किट डायग्राम हो गया, वो सारे पेंसिल से ही करने हैं, वो पेन से नहीं करने हैं, विद स्केल, ठीक है, स्केल से एकदम नीट एंड क्लीन करना है। क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर, यार ये बहुत रिपीटेटिव गलती थी जो मैंने काफ़ी सारे पेपर्स में देखे, कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 21 का दे रहे हो, तो लिखो ना ऐसे 21 लिखोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। और कोई कोई तो मार्क्स भी उसको कंसिडर ही नहीं करते, मतलब आपने पूरा अच्छे से आंसर लिखा है बट अगर ये नहीं लिखा ना तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे होते हैं लिटरली, क्योंकि बोर्ड का रूल है, आपको आंसर लिखते वक्त वो लिखना है। वो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखोगे तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर लिखना है। और अगर उसके सब क्वेश्चंस है, जैसे कि 1 है 2 है, तो वो भी मेंशन करना है, और जो क्वेश्चन नंबर दिया है वही मेंशन करना है। मैंने कुछ पेपर ऐसे देखे
कि 1 और 2 ऐसा है, बट उसने खुद का नंबरिंग डाल दिया, दैट इज ए एंड बी। ये गलत है, खुद का नंबरिंग नहीं डालना है। अगर उसने ये रोमन नंबर डाले हैं तो उसको रोमन नंबर में ही आपको मेंशन करना है। सेम गोज विथ एमसीक्यू के ऑप्शंस। एमसीक्यू के ऑप्शंस अगर आपको स्मॉल लेटर्स में दिए हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको हमेशा याद रखनी है, आपको गलती नहीं दोहरानी है। अगर ये स्मॉल लेटर्स में है ऑप्शंस, तो आपको आंसर लिखते वक्त भी ना स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। मैंने ये कुछ पेपर्स में देखे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यार तुमको लोअर केस में दिया है, तुम काहे को ये बिग लेटर्स में लिख रहे हो? ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया है, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया है, वही करना है। ऑल्सो लेबल करते वक्त ना, डायग्राम एक क्वेश्चन था कि आपको लेबल करना है न्यूरॉन का डेंड्राइट, एक्सॉन, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो उसमें भी बच्चों ने ये जो लेबल था, ये लेबल नहीं लिखा, फिर ये लेबल था, ये लेबल नहीं लिखा, डायरेक्टली लिख दिया कि फर्स्ट वाला ना एक्सॉन है और सेकंड वाला डेंड्राइट है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्लियरली बोला है कि आपको आइडेंटिफाई ये करना है और ये करना है, तो यू हैव टू राइट दिस ओनली, दिस रोमन नंबर ओनली। डोंट गिव योर नंबरिंग कि हाँ भाई इसका चलेगा, ऐसा नहीं चलता है। अगर कोई स्ट्रिक्ट करेक्टर आ गया ना तो फिर आपकी वाट लगेगी। तो ये सारी छोटी चीजें नहीं करनी है। मेंशन ऑप्शंस इन द एमसीक्यू, तो यस, ये वाला तो हुआ एमसीक्यू में कि स्मॉल लेटर दिए तो कैपिटल लेटर लिख के आ गए, ये तो है। बट कुछ बच्चे तो एकदम तेजस्वी बच्चे ऑप्शन ही नहीं लिखे, डायरेक्टली आंसर। अगर इलेक्ट्रिक मोटर इज द आंसर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर और ऑप्शन सी में इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इलेक्ट्रिक मोटर सिर्फ लिख के आए हैं, ऑप्शन सी नहीं लिखा है। तो अभी मतलब एग्जामिनर ये मेहनत करे ना तुम लोग के लिए कि 20 एमसीक्यूज है, तो हर एक के आंसर वो देखने बैठे, हर एक सेंटेंस का कि हाँ ये सेंटेंस है ना, हाँ इसने ये सेंटेंस लिखा है। इतना कष्ट करवाओगे ना एग्जामिनर से, वो नहीं देने वाला तुमको फुल मार्क्स। तो ये नहीं करवाना है, आपको ऑप्शन लिखना है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट का आंसर हुआ, ये सेकंड का ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी भी लिखना है एंड हो सके तो उसका आंसर भी लिखना है, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो ऑप्शन नंबर एंड द आंसर हैज टू बी रिटन, ठीक है। दोनों लिखो तो वेल एंड गुड, सिर्फ आंसर लिख के नहीं आना है, नॉट जस्ट द आंसर। कीवर्ड्स अंडरलाइन करने, जैसे मैंने कहा कि कोई भी पूरा आंसर रीड नहीं करने बैठता है। अगर आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए ना तो एकदम आपका स्मूथ करेक्शन होगा, जैसे हमने भी किया। अगर उसने, वो बच्चे ने हर एक आंसर में कीवर्ड्स अंडरलाइन किए जो हम लोग को एक्सपेक्टेड है, जैसे कि डबल सर्कुलेशन में उसने लिखा है कि 4 चेम्बर्ड हार्ट है, बर्ड्स एंड मैमल्स में होता है, फिर 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होते हैं सेप्टम की वजह से, फिर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ये सारे जो कीवर्ड्स है अगर उसने अंडरलाइन किए बराबर से तो फिर उसको फुल मार्क्स डायरेक्टली मिल जाता है। वो पूरा रामकथा कोई देखता भी नहीं है और पढ़ता भी नहीं है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये निंजा टेक्निक फॉलो करो, दैट इज अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स। न्यू सेक्शन एंड न्यू पेज, ये इससे ना, ये रूल से आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगी, मतलब पेपर काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखेगा। मैंने कुछ पेपर्स देखे कि सेक्शन ए उसने लिखा, ठीक है, सारे वो एमसीक्यू, असर्शन, रीजन सब कुछ लिख दिया उसने, और उधर ही नीचे उसने स्टार्ट कर दिया सेक्शन बी 21 क्वेश्चन। यार तुमने पेपर के लिए दिए ना पैसे सीबीएसई को, तो अच्छे से करो ना यूटिलाइज। पेपर का कोई पैसा है क्या? दे दिया पैसा, भी मस्त वसूल करो उसको। तो हर एक सेक्शन ए है तो भले वो फिर सेकंड पेज में जा रहा है, आधा पेज यूज हो रहा है, तो भले वो आधा पेज जाने दो उसको, सेक्शन बी नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करो। इससे क्या ना कि कोई एग्जामिनर बात करते करते भी करेक्ट करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नीचे स्टार्ट किया है और वो 21 क्वेश्चन ऐसे ही रह गया, तो अनकरेक्टेड रह जाएगा और आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे। तो यू डोंट हैव टू लूज एनी मार्क्स, तो ये आप फॉलो करो। न्यू सेक्शन इन न्यू पेज, सेक्शन सी है नया पेज, सेक्शन डी नया पेज, नए पेज में नया सेक्शन चालू करो। अब गुड रीडेबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए, ये तो अनसेड रूल है। काफ़ी बच्चे, मतलब 90% बच्चे मैंने देखे कि
इतनी छोटी हैंड राइटिंग कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेना पड़ता है उनकी हैंड राइटिंग को परखने के लिए, रीड करने के लिए। तो इतना कष्ट नहीं देना, मतलब ये ना गोल्डन रूल फॉलो करो कि आपको एग्जामिनर को एकदम मतलब कष्ट नहीं देना, एकदम गुड फैसिलिटी देनी है, ज़रा भी नहीं कि हाँ आपका एकदम स्मूथ करेक्शन हो, आपकी यात्रा एकदम अच्छी हो, वो होता है ना, तो कंफर्टेबल देना, उसको कंफर्ट देना है। तो ये सब करना है, दैट इज़ गुड रीडेबल हैंड राइटिंग। अभी इतने दिन में तो अच्छी हैंड राइटिंग मतलब सुधर तो नहीं सकती है, एकदम अच्छी एकदम बेस्ट तो नहीं हो सकती है, बट एटलीस्ट रीडेबल तो हो सकती है ना, पढ़ने लायक तो हो सकती है ना। तो पढ़ने लायक होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग। आप खुद देखो, आप खुद एनालाइज करो यार, मतलब बैड लिखना है ना तो बैड भी वो लोग ऐसे लिखते कि मतलब ये ए का डी लगता है, और ये भी एमसीक्यू में। अभी एमसीक्यू में आप समझो, अगर आपने ऑप्शन ए लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बट वो एग्जामिनर को लग रहा है कि तूने डी लिखा है, ऐसे चलेगा क्या? आपका तो मार्क्स जाएगा ना। तो ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हेन यू राइट आंसर या कुछ भी। तो रीडेबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, समझना चाहिए कि नीट प्रेजेंटेशन हो, अच्छे से हो, मतलब वेल स्पेस्ड हो। स्पेस इश्यू बहुत करते हैं, मतलब इतने में ही सब कुछ करना है, इतने में ही ये भी लिखना है, डायग्राम भी इतने में ही बनाने का है। डायग्राम के लिए तो अच्छी स्पेस यूज करो, डायग्राम तो अच्छे से बनाओ बड़ा बड़ा हैंड राइटिंग में, मतलब अच्छे से स्पेस यूज करो। स्पेस इशू मैंने काफी देखा, तो ये स्पेस वाला इशू आपको नहीं करना है। नो शॉर्ट फॉर्म्स जो हम लोग व्हाट्सएप में यूज करते हैं ना, फ्रेंड्स के साथ बात करते वक्त, बाय द वे, विद, गुड नाइट, ये सारे जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ये पेपर में नहीं आने चाहिए। ये वाला मैंने काफी देखा। बिटवीन, ये बिटवीन के लिए यूज किया जाता है, तो बिटवीन के लिए पूरा वर्ड लिखना है, ये आपका व्हाट्सएप पेपर नहीं है। बिटवीन पूरा लिखना है, ये नहीं चलेगा, ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगे, इससे ना पूरा बहुत बैड इंप्रेशन पड़ जाता है जो भी करेक्ट कर रहा है। केमिकल रिएक्शन, ये भी काफी रिपीटेटिव था कि केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त आप नीचे केमिकल उसका नेम लिख ही नहीं रहे हो। यार केमिकल रिएक्शन इज इनकम्प्लीट विदाउट द केमिकल नेम एंड द डिस्क्रिप्शन। अभी स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस डाल रहे हो और ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है एंड वाटर बन रहा है, तो ऐसा वर्ड फॉर्मेट में भी होना चाहिए कि व्हेन स्लेक्ड लाइम इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन गैस इट फॉर्म्स ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ये लिखने में कितना टाइम लगता है? तो सेंटेंस फॉर्म में होना चाहिए फर्स्ट थिंग, फिर दूसरी लाइन में आपका रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है, वो जो भी रिएक्शन है, और उसके नीचे उसका केमिकल नेम भी आना चाहिए, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा इन केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन आता है, एकदम एकदम 100% वाली बात, बट अगर आपने केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखे नीचे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? उसको क्या एनलाइटमेंट है क्या? उसको पता चलेगा क्या? तुम्हारा ब्रेन वो रीड कर सकता है कि नहीं नहीं इसने तो पढ़ के आया है बट उसने लिखा नहीं है? ऐसा नहीं चलेगा ना। तो मैं वही बोल रही हूँ कि पढ़ने में और लिखने में जमीन आसमान में फर्क है। मतलब आपने एकदम अच्छे से किया, आपका प्रिपरेशन 100% है, बट अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ पेपर में, अगर आपने वो पेपर में चीजें नहीं लिखी है, तो फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले। और मार्क्स एट द एंड इंपॉर्टेंट है, वही मायने रखने वाला है और वही आपको रैंक देने वाला है। तो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने क्या लिखा है पेपर में, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ये सिर्फ ये सारी चीजों से ही आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारे मार्क्स गेन कैसे कर सकते हो ना, इसके लिए ये वीडियो बन रहा है। सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम, ये सारे जो डायग्राम्स होते हैं, ये आप कोई भी बायोलॉजी का डायग्राम हो वो पेंसिल से ही करना है। काफी सारे बच्चे पेन से डायरेक्टली लिख रहे पेन से, तो फिर डायग्राम भी पेन से कर दे, नहीं चलेगा। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अच्छे से पेंसिल लो, शार्पन्ड पेंसिल लो, 2-3 लेके जाने का, और स्केल से अच्छे से बनाना है। रे डायग्राम कैसे यार, ऐसे ही तुम बनाते हो, ये नहीं चलता है। सर्किट डायग्राम भी ऐसे ही मैंने देखा, ऐसे ही बना रहे, पेन से बना रहे, वो भी कैसे चलेगा ये? लेबल करते वक्त, लेबल कर रहे हो, अगर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक क्वेश्चन था, एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन था, तो लोग यूरिनरी ब्लैडर ऐसे ही मतलब पेन से लेबल कर रहे हैं। यार पेंसिल लो, स्केल से ड्रॉ करो, लिखो अच्छे से, लाइन में लिखो। ये क्या कुछ भी मतलब ऐसे नहीं करना है, तो फिर मार्क्स भी आपको उतना ही मिलेगा।
लेबल करना है प्रॉपरली। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बोला है कि आइडेंटिफाई ए, आइडेंटिफाई बी, तो वो आंसर में आना चाहिए कि आपका ए ये है, यूरिनरी ब्लैडर है, और बी वो है, मतलब वो शब्द आने चाहिए आंसर में। एग्जामिनर को नहीं पता है, आप जो लिखोगे वही वो परसीव करेगा। सिर्फ आप लिख के आ गए यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी, यूरेटर, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो, नहीं करेगा। आप बोलोगे कि मैंने तो सीक्वेंस वाइज लिखा ना, ABCD, वो तो अंडरस्टूड है, इसमें क्या ABCD क्या लिखने का, लिखना है। अगर आपको पूछा है ABCD आइडेंटिफाई करना है तो यू हैव टू राइट कि व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C एंड व्हाट इज D। तो यू हैव टू राइट, जो भी अल्फाबेट्स दिए हैं वही लिखने हैं। अगर ऐसे नंबर वाइज पूछा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है 1 2 3 4, तो वो 1 2 3 4 आने चाहिए आंसर में, समझ रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर स्पेशली एरो, हाँ, तो ये एरो की और नेचर, पोजिशन ऑफ द इमेज जो आप रे डायग्राम में बनाते हो, तो सिर्फ रे डायग्राम बना लिया, ठीक है। रे डायग्राम बनाने में कितनी एफर्ट्स लगते हैं वो मुझे भी पता है, तो रे डायग्राम आपने बना लिया, बट अगर आपने नेचर नहीं लिखा तो फिर वो रे डायग्राम का कुछ मतलब ही नहीं है। तो नेचर ऑल्सो कैरीज द मार्क्स कि क्या पोजिशन है, क्या नेचर ऑफ द इमेज है, कहाँ पे बना है, हाँ ठीक है, ये सब कुछ आपको लिखना है। वो डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, जैसे केमिकल फॉर्मूला अगर आपने नहीं लिखा तो वो इनकम्प्लीट है। तो नेचर लिखना है वो इमेज का, कि क्या रे डायग्राम का, क्या इमेज का नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है, ये सब कुछ आपको लिखना है। फिर एरो, ये चीजें काफी बार मैंने देखी कि एरो करना भूल गए, तो एक क्वेश्चन था पैरेलल सर्किट बनाना है, सीरीज का सर्किट बनाना है, तो उसमें एरोज भूल गए बच्चे, यार एरो भूल गए, की भूल गए, की बनाना भूल गए, कैसे सर्किट कैसे काम करेगा। एरो बनाना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है करंट, वो सारे आनी चाहिए ना, चीजें आनी चाहिए। फिर रेजिस्टेंस बना रहे हो तो R1 R2 लेबल करो, ये सारी छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए आपके डायग्राम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, की, नेचर, सब कुछ। डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स। न्यूमेरिकल पूरा ड्रॉ, मतलब न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व किया, फिजिक्स का न्यूमेरिकल, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगा के, और फिर लास्ट में आपको जो आंसर आया उसमें यूनिट ही नहीं है तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है, वो आंसर का कुछ मतलब ही नहीं है। आपको यू अगर मिला 12 सेंटीमीटर तो सिर्फ 12 लिख के आ गए, डजेंट मेक एनी सेंस। तो अच्छे से न्यूमेरिकल का भी वे होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे होना चाहिए। गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, लिखो ना वो आंसर में। आपको आता है सब कुछ तो वो लिखने में क्या जाता है। मुझे पता है, मैंने जो भी पेपर्स करेक्ट किए सबसे ये मतलब होता है फील कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ गया है लिख रहा है पेपर, उसको आता है। बट वो एक्सपेक्ट करता है कि एग्जामिनर को, मतलब वो एग्जामिनर समझ ले कि हाँ भाई मुझे आता है, ऐसा नहीं होता है। आपको लिखना है, वो आंसर में जो लिखोगे वही रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको वो सब कुछ लिखना है, राइट, सिस्टमैटिकली। गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, फॉर्मूला क्या है, सोल्यूशन क्या है, फिर लास्ट में जो आपको आंसर मिला वो यूनिट के साथ लिखो। आंसर लास्ट में एकदम होना चाहिए कंक्लूजन कि यू आपको ये मिला तो मतलब क्या है, ये यू इतना मिला तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, कि इमेज कहाँ पे है, रे डायग्राम में तो उसका नेचर लिखो, पूरा कंक्लूजन वाइज लिखो। मतलब आप सोचो कि अगर आप करेक्टर हो तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट, और वो हिसाब से आप लिखो, आंसर्स लिखो। नेक्स्ट इज स्पेलिंग एरर्स। यार ये स्पेलिंग एरर ना अवॉइड करो, अभी इट्स हाई टाइम। अभी हम लोग एंड पे आ गए हैं, और एंड में आके अगर आप स्पेलिंग एरर्स करोगे तो फिर एग्जामिनर का ना पूरा सटक जाता है, माइंड सटक जाता है कि इतना अच्छा आंसर लिखा है उसने बट सब में स्पेलिंग मिस्टेक है। हम लोग देखेंगे आगे पेपर्स, उसमें आप देखोगे कि ऐसी ऐसी मतलब सिल्ली मिस्टेक्स। वास्ट डिफरेंस है तो वास्ट डिफरेंस का अलग सा स्पेलिंग लिख दिया। फिर डोमिनेंट रेसेसिव, कितने सिंपल स्पेलिंग्स है उसमें भी स्पेलिंग एरर्स। मतलब इतना नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग, अगर आपको पता है, देखो आपको पता ही होगा कि मेरे स्पेलिंग में मिस्टेक्स होते हैं तो अभी भी सुधार सकते हो ना। अभी भी जब आप आंसर रीड कर रहे हो, टेक अ नोटबुक एंड पेन और लिखते जाओ। जो आपको लगता है कि डोमिनेंट थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो डोमिनेंट लिखो ना, 5-5 बार लिखो। शर्म की बात नहीं है, कोई नहीं आता तो नहीं आता है भाई, एटलीस्ट आई एम इम्प्रूविंग ना, तो वो होना चाहिए आप में।
अभी भी आपको लगता है कि यार ये तो बच्चे जैसा है, ये मैं थोड़ी करूंगी, 5-10 टाइम मैं थोड़ी अभी लिखने बैठूंगी, बोर्ड एग्जाम अभी आ रहा है और मैं क्या ऐसे स्पेलिंग नीचे नीचे लिख रही हूँ। कोई बात नहीं है, करना है जो आपके लिए अच्छा है वो करना है। स्पेलिंग्स नहीं होने चाहिए, एरर में नहीं होने चाहिए। यू शुड राइट एकदम परफेक्ट आंसर्स। स्पेलिंग एरर्स तो मतलब बच्चे वाला फिर मिस्टेक हो गया, ये स्पेलिंग एरर को सुधारना चाहिए। फिर फेंकना इज अ बिग नो। बच्चों को क्या लगता है ना, मतलब अभी पेपर्स इतने चेक किए ना तो लगता है बच्चों को कि वैसे भी कौन सा एक एक लाइन पढ़ने वाले, लिख देते ना, भरा भरा तो आंसर दिखेगा। ऐसा नहीं करना है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं रीड करेंगे, थोड़ा बहुत तो रीड करते ही है। अगर उसको एक एक लाइन रीड नहीं करना तो थोड़ा बहुत तो रीड करता ही है कोई भी। तो अगर आप समझोगे कि लिख देते हैं, आंसर से भरा हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। आपको नहीं फेंकना है। अगर आपको नहीं आता है कुछ, डोंट राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लिख के तो आ जाओ। अभी फॉर एग्जाम्पल एसएसटी में आपको कोई साल याद नहीं आ रहा कि यार ये इवेंट हुआ था, ये वॉर हुआ था, बट मुझे साल याद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आ जाओ। अगर आपको कंफ्यूजन है कि वो ईयर प्रॉपर नहीं है, 1-2 ईयर में मुझे कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन है तो मत लिखो, इससे अच्छा मत लिखो, वो साल मत लिखो। पूरा डिस्क्रिप्शन दे दो कि ये सब कुछ हुआ था, बट जरूरी नहीं है ना कि वो साल लिखो। अगर एग्जामिनर के माइंड में आया कि इसने ये साल मेंशन नहीं किया है तो वो मार्क्स काटेगा, बट प्रोबेबिलिटी तो है ना कि वो मार्क्स ना काटे क्योंकि आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दे के रखा है। बट अगर आपने गलत साल लिखा ना, गलत ईयर लिखा, तो फिर उसको आ जाता है इंप्रेशन कि ये गलत गलत चीजें लिख रहा है, ये फेक रहा है, तो मैं और डिटेल में पढूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसने और फेंका रहेगा आंसर में। तो ये वाला जो इंप्रेशन है ना, ये आप खुद बनाते हो आपके पेपर में। तो ये फेंकने वाला इंप्रेशन नहीं करना है, ये फेंकूचंद नहीं बनना है आपको आंसर में। कोई भी आंसर में, 1-2 आंसर नहीं, कोई भी आंसर में नहीं करना है ये फेंकने वाला। एक बार सिस्टम चालू किया ना तो एग्जामिनर विल बी कॉशियस। वो मतलब हर एक आंसर में फिर वो शक करेगा कि इसने इसमें भी फेंका रहेगा, इसमें भी फेंका रहेगा। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे रॉन्ग प्लेस लिख दिया ज्योग्राफी में, हाँ भाई इसमें होता रहेगा, ये प्लेस में होता रहेगा, ऐसे सब नहीं करना है। फिर इंग्लिश में एकदम हाई फाई वर्ड्स यूज कर दिए, आपको खुद को नहीं पता, ठीक है। ये भी ऐसे भी पेपर्स आए हैं, खुद को उनको पता ही नहीं है कि ये वर्ड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, बट लिख दिया है ना, मतलब लिख दिया कि है ऐसा वर्ड। अभी आपको नहीं पता तो हमारी क्या गलती, बट एग्जामिनर को पता होता है। तो कुछ भी जो वर्ड आपको पता ही नहीं है, जिसका मीनिंग पता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है वो भी नहीं पता, तो भी लिख के आने का, ऐसा सब नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट। साइंस में तो कॉन्सेप्ट बहुत फेंका है बच्चों ने, बहुत। एक तो मैंने देखा कि यूरिन, एक क्वेश्चन था कि यूरिन मतलब स्टोर कैसे होता है, कहाँ पे स्टोर होता है। तो एक बच्चे ने लिटरली लिखा कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। यार ये देख के मेरा पूरा माइंड अलग स्टेट में चला गया, पूरा सटक गया कि गॉल ब्लैडर में कोई बच्चा कैसे सोच सकता है गॉल ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। लाइक आई वॉज लाइक एकदम। तो कॉन्सेप्ट नहीं फेंकना है। साइंस में आप कॉन्सेप्ट ही फेंक सकते हो, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं फेंकना है। फिर मैथ्स में फॉर्मूला, कि आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है बट आपने लिख दिया ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला वाला फेंकूचंद भी नहीं बनना है। फिर मैक्सिमम मार्क्स लॉस्ट इन एमसीक्यू, तो ये बहुत दुख वाली बात थी। मैक्सिमम, ठीक है, जो भी मैंने टॉपर्स देखे ना, टॉपर्स का जो भी देखा उसमें ये बात थी कि उनके जो आंसर्स रहते 2, 3, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, वेल एंड गुड, एकदम अच्छे से लिखते हैं, बट मार्क्स कहाँ पे गए हैं? एमसीक्यूज में गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स में गए हैं, एसर्शन में गए हैं। तो वो नहीं करना है। अभी ऑब्जेक्टिव्स में अगर आपने मार्क्स खोया ना तो फिर नथिंग कैन सेव यू। मतलब यही जो होता है ना वो पॉइंट कि द कैच, जिससे आपका रैंक डिसाइड होता है, जो आपको बचा सकता है, तो यही है, वो एमसीक्यूज ही है जो 20 मार्क्स देते हैं आपको। और ये 20 मार्क्स, मैं तो बोलती हूँ एक भी मार्क इसमें जाना नहीं चाहिए। लाइक 20 से 20 पूरा ही आना चाहिए, क्योंकि दूसरे में मिल जाते हैं मार्क्स। 2, 3, 4, 5 वाले जो क्वेश्चंस है वो मिल जाते हैं, बट इसमें या तो राइट या तो रॉन्ग, इसमें कोई आधा वाला सिस्टम ही नहीं है ना।
तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरा है, खतरे वाला जोन है। तो ये एमसीक्यूज में नहीं खोना है मार्क्स। तो ये कैसे हो सकता है? जब आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन रीडिंग में ही प्रॉब्लम होती है कि आपने वो नॉट पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैपनिंग, आपने सोचा कि कौन सा हैपनिंग है, तो वो नॉट वर्ड के वजह से आपका गलत हो गया। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, तब जाके वो आंसर राइट होगा। और 2-3 बार सोचो, फिर जाके उसका आंसर लिखो। टाइम इज वेरी प्रेशियस। पूरे जो टाइम स्पेंड रहेगा, पूरा जो टाइम स्पेंड रहेगा 3 घंटा, उसमें आपको ज़रा भी, मतलब 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं करना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। जब एट द एंड आपको थोड़ा टाइम बचेगा तब जाके वो डिफ़िकल्ट को लो। तो मेरा यही सजेशन रहता है कि जो भी इजी है वो आप ख़त्म कर लो, क्योंकि इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, दोनों का सेम ही है ना, वेटेज तो सेम ही है। अगर सेक्शन बी सॉल्व कर रहे हो, आपको 21 आ रहा है, एकदम ईजी लग रहा है, 22 में प्रॉब्लम हो रही है, बट दोनों का वेटेज तो सेम है ना, दैट इज 2 मार्क्स 2 मार्क्स। तो अगर आपने वो 21 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपने 1 मिनट दिया और हो भी गया, और सेकंड वाला 5 मिनट से कर रहे हो बट हो ही नहीं रहा, आपको याद ही नहीं आ रहा यार क्या था इसका आंसर, क्या था, तो ये गलत है। ज़्यादा टाइम नहीं देना है कोई भी, मतलब पहले से ही आपको घर से ही है ना समझ के जाना है, आपकी खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से, कि मैं ये सेक्शन को इतना टाइम दूंगी, ये सेक्शन को इतना टाइम दूंगी। यू हैव टू बी प्लान बेस्ड। ऐसा नहीं कि हाँ उधर जाके समझेगा मुझे, जो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं दूंगी टाइम, जिसको लगेगा कि कम है तो मैं कम टाइम दूंगी, ये थॉट से नहीं जाना है। आपको घर से प्रॉपरली समझना है। कोई भी पेपर उठा लो, सैम्पल पेपर, और देखो कि इतने क्वेश्चंस है तो मैं इतना टाइम दूंगी, इतने क्वेश्चंस है तो इतना टाइम दूंगी। एटलीस्ट लास्ट का ना आधा घंटा आपको स्पेयर रखना है फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड फॉर रीचेकिंग, क्योंकि रीचेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बच्चे रीचेकिंग को तो कुछ वैल्यू ही नहीं देते, तो रीचेकिंग तो करना ही है आपको। तो रीचेकिंग के लिए एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर हो तो वो बफर टाइम होना चाहिए आधा घंटा लास्ट में। और उससे पहले जो भी इजी है, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें तो मैं एकदम श्योर हूँ, तो वो खत्म कर लेना है, ठीक है। एंड एमसीक्यूज लिखते वक्त ना छेका-छेकी नहीं होनी चाहिए कि पहले ऑप्शन सी लिखा है फिर कैंसिल करके ऑप्शन बी लिखा है। तो इससे एग्जामिनर को क्या इंप्रेशन बैठता है कि इसको ना कहीं से तो आंसर मिले हैं, कॉपी किया उसने, तो ये इंप्रेशन आपको नहीं बनाना है। तो जो आप लिख रहे हो यू शुड बी विथ कन्विक्शन कि हाँ ये सही है, तब जाके आप लिखो। और एमसीक्यूज में तो काफ़ी ये चीज़ मायने रखती है। बाकी के जो आंसर्स है उसमें चलता है कि हाँ आपने रॉन्ग करके लिख दिया नया आंसर, बट ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्ट इंप्रेशन यही होता है कि इसने कॉपी किया है। नेक्स्ट इज फोमो में नहीं रहना है। फोमो यानी क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि मेरे सारे दोस्त तो ओसवाल पब्लिकेशन का सॉल्व कर रहे हैं, ये एड्यूकार्ट का कर रहा है, ये अरिहंत का कर रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आर.डी. शर्मा कर रहा है, ये आर.एस. अग्रवाल कर रहा है, तो ये फोमो में नहीं रहना है। अभी टाइम नहीं है। फर्स्ट थिंग तो रियलिटी बता रही हूँ कि अभी टाइम नहीं है। अगर आपने सोच भी लिया कि नहीं सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ, बट अभी टाइम नहीं है। जो हो चुका वो हो चुका। अब जो आपकी वीकनेसेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का टाइम है। अगर आपको लगता है कि मैं ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में वीक हूँ तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, ना कि नई चीज़ें लेने का टाइम। जैसे कि मैं अभी एक नई कोई बुक चालू करूँ कि मेरा फ्रेंड भी कर रहा है तो उसको ज़्यादा मार्क्स ना आ जाए इसलिए मैं भी करूँ, तो ये थॉट प्रोसेस नहीं होने चाहिए आपको। मैं बोलूँ ना एकदम क्लियर वर्ड्स में, तो आपको सेल्फिश बनना है। अब ये जो 1-2 महीना है ना, इसमें सेल्फिश बनना है। 1-2 महीना भी नहीं है, कुछ अभी 1.5 महीना ही है, इसमें सेल्फिश बनना है आपको। सेल्फिश यानी कि अभी खुद का खुद ही सोचने का। जो आपके लिए अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए एकदम बेस्ट है, वही आपको करना है। और टाइम तो एकदम ना कंजूस जैसा यूज़ करना है। जैसे पैसे कैसे यूज़ करते हैं, कंजूस जैसे आपको टाइम यूज़ करना है। कोई आपसे 1-2 मिनट भी मांगेगा तो यू हैव टू थिंक
कि क्या ये वर्थ है मेरा 1-2 मिनट, या कोई भी वीडियो देख रहे हो, क्या ये वर्थ है, ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो ही मैं देखूँ। अगर ये लग रहा है कि ये वीडियो मेरे से मतलब वर्थ नहीं है, नॉट वर्थ वॉचिंग, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा है, ऐसा कि ये मेरा हो चुका है, मतलब पढ़ के हो चुका है, तो फिर वो वीडियो नहीं देखना है आपको। क्लियर शब्दों में बता रही हूँ मैं। फिर कोई अगर पढ़ रहा है, कोई रिवीजन चल रहा है आपके क्लासेस में या ट्यूशन में या स्कूल में, कुछ रिवीजन चल रहा है और वो चैप्टर आपका हो चुका है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। सिंपल, आपको वेस्ट नहीं करना है। जो आपकी वीकनेस है, जो आपको नहीं आता है, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। और मैं बोलूँ ना कि फोमो में रहना ही नहीं है, क्योंकि आने वाला है आपकी किताब से, दैट इज NCERT। तो अगर आपने NCERT को घोल के पी गए हो तो फिर आपको टेंशन लेने का कुछ बात ही नहीं है। NCERT करना है, ठीक है, NCERT एकदम अच्छे से करना है। साइंस में तो मैं लिख के देती हूँ, NCERT से बाहर आने ही नहीं वाला। NCERT के कॉन्सेप्ट्स एकदम स्ट्रांग बना लो। NCERT के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, देखो मैं आपको ऑर्डर बताती हूँ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देखो, देखो कोई भी वन शॉट फटाफट हमने बनाया, अभी रिवाइज इंडिया किया है, सब प्लेलिस्ट अपडेटेड है, टीम से मैंने बोल के सब कुछ ऐसा सॉर्ट करवा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें रिवाइज इंडिया मिलेगा आपको, फटाफट सीरीज मिलेगा। फटाफट सीरीज खोलो, NCERT टेक्स्ट बुक खोलो, जो भी चैप्टर कर रहे हो NCERT रिविजन साथ साथ में करते जाओ। 30 मिनट्स का वीडियो रहेगा मोस्टली सारे वीडियोस। वो 30 मिनट्स में वीडियो भी देख रहे हो और साइड बाय साइड NCERT का टेक्स्ट बुक रिविजन भी कर रहे हो। तो वैसा होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होते हैं ना पीछे के, वो कर लो सारे सब्जेक्ट के। सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, सब सब्जेक्ट के लिए ये फॉलो होता है। NCERT के जो क्वेश्चंस है वो आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, आपको एक्टिविटीज करनी है। जो एक्टिविटीज है ना साइंस में, हर एक चैप्टर में बीच बीच में एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज करनी है। अभी एक्टिविटीज से क्या होता है, एक्टिविटीज से ही क्वेश्चंस बनते हैं और हम लोग को लगता है कि ये बाहर के क्वेश्चंस है, कोई तो बुक से आया हुआ है, एडुकार्ट से आया हुआ है, ओसवाल से आया हुआ है, बट कोई बुक से नहीं आता, ये आता है आपकी टेक्स्ट बुक से ही। तो वो लोग एक्टिविटी को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है और उसका भी टेंशन मत लो, एक्टिविटीज के भी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ साइंस के, तो वो एक्टिविटीज के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो वो एक्टिविटीज कर लो, ठीक है। वन शॉट बनाएंगे, पता है कि नहीं बनाया चैनल पे, तो वो भी बना लेंगे आप लोग के लिए। तो वन शॉट वीडियो बनेगा केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और फिजिक्स का भी, तो वो आप देख लेना। फिर क्या करना है, एक्टिविटीज भी हो गया हमारे। अब PYQs करने। PYQs के वीडियोस बन चुके हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, दूसरे वीडियोस देखो या ना देखो, बट प्लेलिस्ट में जाके PYQ जो वीडियो है, केमिस्ट्री का बनाया हुआ है और बायोलॉजी का बनाया हुआ है, 7 घंटे का वीडियो है टोटल, ठीक है, 3.5 घंटे का। 2x में देखो और फटाफट से वो खत्म करो। वो ना मोस्ट रिपीटेड PYQ के वीडियोस है, तो उसमें मोस्ट रिपीटेड और उसमें से 100% आएगा ही क्वेश्चन, क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड है। ऐसे भी नहीं कि कोई भी PYQs उठा के वीडियो बना लिया है, हमने वो देखा है, मतलब लिटरली उसमें बहुत एफर्ट्स गए हैं वो वीडियो में, उसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए ना वो हम लोग को ही पता है। तो वो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुए ना, सबसे ज़्यादा बहुत सारे सालों में, वो वाले क्वेश्चंस हमने उठाए और वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और चैप्टर वाइज किए हैं, तो चैप्टर सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो मैंने वो वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, उसमें जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी करवाए हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। तो PYQs का भी टेंशन हो गया, और PYQs से 100% आता ही है, हर साल आता है, तो PYQs भी हो गया। एग्जाम्पलर का भी टेंशन नहीं है अपने पास। वही जो प्लेलिस्ट है PYQ वाली, उसमें ही मैंने मेंटी के वीडियोस डालने बोले हैं, तो वो मेंटी के वीडियोस भी हमने किए हैं। वो मेंटी के क्वेश्चंस कौन से हैं, एग्जाम्पलर के, तो एग्जाम्पलर आप साइड बाय साइड कर रहे हो अगर आप वो मेंटी के वीडियोस देखो तो कुछ उसमें 400 या याद नहीं आ रहा, वो वाले जो वीडियोस है 50 और 100, तो कितने हुए, 200 हुए। तो 200 के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए हैं। फिर वो 500 वाला जो सर ने बनाया था, संजीव सर ने ऑब्जेक्टिव्स लिया था, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स वाला जो मेजर चंक 20 मार्क्स का हम बोल रहे थे, वो आपका वहां से हो जाएगा।
तो बस अगर ये सारी चीजें आपने कर ली ना, एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, एक्टिविटीज हो गया, तो आपको फोमो में जाने का जरा भी जरूरत नहीं है, ठीक है, जरा भी जरूरत नहीं है। बस आप रिलैक्स रहो, डीप ब्रेथ लो, और आपका सब कुछ होने वाला है। अभी जैसे जैसे 4 मार्च आएगा नज़दीक, तो वैसे वैसे हम लोग का साइंस का तो एकदम अच्छे से शुरू हो जाएगा, और सिर्फ आपको आने का है, ऑनलाइन अटेंड करने का है, और सारा हम लोग करवाने वाले हैं। तो वैसा आपको रिलैक्स स्टेट में रहना है साइंस के लिए। तो और मतलब मुझे लगता था कि साइंस हम लोग इतना करवाते हैं चैनल पे, तो मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए थे, बट पता नहीं कि मतलब ऐसा लगता है मुझे कि बच्चों को लगता है कि वी नो एवरीथिंग एंड यू नो एवरीथिंग, ठीक है, आपको आता है, बट आप लिख नहीं पाते हो, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता पेपर में, तो एग्जामिनर को वो मार्क्स देने का मन नहीं करता। दैट इज द इश्यू। तो ये सारे पॉइंट से आपको समझना है कि ये सारी मिस्टेक आप ना करो, ठीक है। अब हम लोग पेपर्स देखते, चलो पेपर्स देखते हैं, ताकि आपको रियल में समझे कि क्या क्या मिस्टेक्स होती है। अब इसने फॉलो नहीं किया ऑर्डर, इसने 31st क्वेश्चन लिखा, फिर 29th पे सीधा आया। इसमें तो थोड़ा सा ही गैप था, बट कुछ कुछ बच्चे ना 39 कर रहे हैं, 39th क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर डायरेक्टली 20th, फिर डायरेक्टली 25th। मतलब इतना कष्ट नहीं करवाना है आपको एग्जामिनर से, तो हो सके तो यू शुड फॉलो द ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें क्या इश्यू है, इसमें पेंसिल से उसने डायग्राम नहीं, ये कार्बन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर उसने बना दिया। तो अगर मैं कोई स्कैम वाली टीचर होती ना, तो मैं ये रब कर देती, ठीक है, ये आसानी से रब हो जाता, और मैं बोलती कि इसने तो स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं है, तो स्ट्रक्चर के मैं मार्क्स ही नहीं देती। तो इसलिए मैंने बोला कि ये पेंसिल से नहीं होना चाहिए, जो डायग्राम है वो पेंसिल से करो, बट कार्बन कंपाउंड्स, फिर कोई चीजें, कोई रिएक्शंस हो, तो वो पेंसिल से आपको नहीं लिखना है। फिर इसमें क्या है, स्पेस इश्यू है। अब ये भैया ने क्या किया, इस यहाँ पे आंसर लिख रहा है, और यहीं पे उसने घुसाड़ा, ये वाला डायग्राम यहाँ पे ही उसको करने का था। ऐसा नहीं, ऐसा कर सकता था ना, वो अच्छे से लिख सकता था, और डायग्राम ऐसे नीचे कर सकता था। और डायग्राम भी कैसा बना है देखो, सिर्फ ड्रॉपलेट बना दिया और ऐसे लाइन डाल दिए, ना स्केल यूज किया, ना कुछ लेबल किया, ऐसे ही बनाया और ऐसे 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 कर दिया। अब इसमें एक्सपेक्ट करते हो आप मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक तो उसने इतने 3-4 लाइन में पूरा आंसर लिखा है, और वो भी घिचड़ा घिचड़े में, तो ये नहीं चलता है। सेम गोज विद यहाँ पे डायग्राम कैसा बनाया उसने, मतलब ऐसे दिखना नहीं चाहिए, इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आप कुछ एफर्ट्स ले ही नहीं रहे हो। सारा एफर्ट्स एग्जामिनर ही ले रहा है, पढ़ने में भी एफर्ट्स डाल रहा है, और मार्क्स भी देना पड़ेगा उसको, तो ऐसा वाला इंप्रेशन आपको नहीं बनाना है। फिर वेल स्पेस्ड, हाँ, तो ये नीट एंड क्लीन का पेपर है, ठीक है, नीट एंड क्लीन उसने कितना अच्छे से किया है, मैथ्स का पेपर है। अब देखो, ये भयानक सा सम है, राइट, काफी इसमें खिचड़ी हो सकता था, बट शी मेड श्योर कि जरा भी खिचड़ी ना हो, एकदम अच्छे से उसने लीव लाइन किया है हर एक स्टेप में। और ये वाला जो है, ये फ्रैक्शन है, अच्छे से उसने किया है कि साइन बाय कॉस डिवाइड बाय साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, तो ये सब कुछ इतने अच्छे से उसने लिखा है कि एग्जामिनर को करेक्शन करते वक्त जरा भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मेन वही है कि उसको कंफ्यूजन ना होना चाहिए ताकि वो मार्क्स ना कट करे। तो उसको जरा भी कंफ्यूजन हुआ, एकदम अच्छे से उसको दिखा, तो उसने फुल मार्क्स दे दिया। तो ये आपको करना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। इसमें क्या, स्पेलिंग एरर्स देखो, ग्लोमेरुलस का स्पेलिंग क्या लिखा उसने, ग्लोमेर्यूल्स। बोमेंस कैप्सूल का एक पेपर था, बोमेंस कैप्सूल का, उसने लिखा था बोव मैन, कुछ तो लिखा था उसने, कुछ अलग ही लिखा था। हाँ, ये लिखा था उसने, बोवेन कैप्सूल। वाह, ये कौन सा कैप्सूल है भाई? तो बोवेन कैप्सूल, कुछ भी लिखते हैं लोग, तो ये नहीं लिखना है। और ये काफी एकदम ये वाली मिस्टेक थी, पीसीटी लिख के आए थे,
बट आपके टेक्स्ट बुक में पीसीटी है क्या? ये कब पता चलेगा आपको? जब आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में पीसीटी है ही नहीं। क्या है? सिर्फ ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल और ट्यूब्यूलर पार्ट है। तो ट्यूब्यूलर पार्ट या रीनल ट्यूब्यूल, ये वर्ड यूज होना चाहिए आपके आंसर में। अगर आप 11th स्टैंडर्ड का पीसीटी वर्ड यूज करोगे तो एग्जामिनर नहीं देने वाला है मार्क्स। तो जो टेक्स्ट बुक में ना उधर तक ही रहो, वो लेवल उधर तक ही रखो। भले आपको आता है तो ज्यादा नहीं उड़ना है आपको। फिर ये सारे जो मिस्टेक्स होती है नहीं करनी है आपको, ये सिली मिस्टेक्स होती है। इसमें क्या है? लैक ऑफ डिफरेंशिएशन इन एरोज इन आंसर्स। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मुझे नहीं समझ रहा है कि कौन सा 23rd है, फिर 24th। अच्छा, मुझे मतलब देखना पड़ेगा कि ये 24th है, फिर ये 25th है, फिर ये 26th है। ये नहीं करना है आपको, ये समझना नहीं, मतलब समझना चाहिए। अभी इसमें कैसे इसने किया है, इसमें मिस्टेक क्या है कि 24th का ए और बी में भी उसने लीव लाइन किया है, और 24th एंड 25th के बीच में भी एक लीव लाइन किया है। तो अभी उसको कैसे समझेगा एग्जामिनर को कि लीव लाइन मतलब क्या? तो ये लीव लाइन वाला डिफरेंशिएशन जो है ये आपको समझना है, ये करवाना है। अब अगर वो बातें करते करते कर रही है ना करेक्शन, तो ये आपका एज अ होल आंसर ही वो देखेगी। वो देख रही नहीं वाली कि ये अलग अलग आंसर है, 4 आंसर्स है एक ही पेज में। वो ये सब नहीं करने वाली कष्ट। तो आपको खुद करने का है, बताना है कि ये अलग अलग आंसर है। अब इसमें देखो कितने अच्छे से उसने डिफरेंशिएशन किया है। हर एक आंसर के बाद उसने एक लाइन बना दी है। ये एसएसटी का पेपर है, हर एक आंसर के बाद में उसने लाइन बना दी। तो भी एग्जामिनर को अच्छे से समझ रहा है ना कि ये 21st है, ये अलग आंसर है, ये अलग आंसर है। समझ रहे हो? तो ये आपको करना है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे आंसर्स को। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये लाइन वाली आप भी इम्बाइब कर सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है। कुछ ज्यादा नहीं है, पेंसिल और स्केल बाजू में रखने का है, एक लाइन बनाने है। तो ये लाइन अच्छे से करना है, और यहाँ पे अच्छे से दिखना चाहिए कि हाँ ये 21st का आंसर है, ये 22nd का आंसर है, तो ये दिखना चाहिए। फिर ये सेक्शन बी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सेक्शन बी भी उसने अच्छे से लिखा है। ये क्यों अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने बहुत गए गुजरे पेपर्स देखे, सेक्शन बी भी वो लोग नहीं मेंशन कर रहे, ऐसे ही सीधा डायरेक्टली आंसर लिख रहे। मतलब हम लोग को ही पहचानने का है कि ये आंसर कौन से नंबर का है और कौन से सेक्शन का है। तो ये सब कुछ आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पे गुड पॉइंट बैड पॉइंट दोनों है। तो बैड पॉइंट क्या है कि डोंट लीव स्पेस विच यू डोंट नो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ना कि उसको नहीं आ रहा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, उसने लिख दिया, बट उससे पहले क्या आता है वो नहीं आता उसको, कि कौन कर रहा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो उसने उसका लीव लाइन कर दिया, मतलब वो गैप छोड़ दिया, ऐसे अंडरलाइन करके ऐसे गैप छोड़ दिया, ताकि करेक्टर को पता चले कि हाँ भाई उसको कुछ नहीं आता है। तो ये आपको नहीं करना है, ऐसे गैप नहीं छोड़ना है कि हाँ मुझे नहीं आता है। तो ये उसका बैड पॉइंट था। गुड पॉइंट वॉज कि ही अंडरलाइंड ऑल द कीवर्ड्स, कि हाँ यहाँ पे ग्लूकोज है, फिर यहाँ पे इकोसिस्टम विल गेट डिस्टर्ब। तो उसने बराबर से वो कीवर्ड्स ना एकदम अच्छे से हाईलाइट किए। तो फिर एग्जामिनर जब करेक्ट करेगा एकदम स्मूथली करेक्ट करेगा, क्योंकि उसको पूरा पढ़ना ही नहीं है, उसको सिर्फ कीवर्ड्स देखना है और करेक्शन करना है। तो ये बहुत अच्छी बात थी ये वाले पेपर में। बट गलत क्या था कि उसने इसे गैप छोड़ के आया वो। हाँ, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं डाला, जैसे मैं बोल रही थी ना, इलेक्ट्रिक मोटर लिख दिया, सिर्फ आंसर लिख दिया, बट ऑप्शन नहीं लिखा। तो ऐसे इसमें तो उसने दूसरे का तो लिखा है, दूसरे आंसर्स का तो लिखा है, सारे का ऑप्शंस लिखा है उसने। बट कुछ कुछ बच्चे थे जो लिटरली 20 के 20 एमसीक्यूज हमको देखना पड़ा कि ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन कौन सा है। सिर्फ आंसर उसने लिख के आया, तो ये नहीं लिखना है। जैसे कि इसमें सिर्फ ईयरफोन लिखा है। अब ईयरफोन क्या है उसको देखना पड़ेगा ना करेक्टर को, कि ईयरफोन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। इतनी मेहनत नहीं करवानी है आपको। फिर हैंडराइटिंग, हाँ हैंडराइटिंग समझने में ही त्रास। तो ये त्रास नहीं देना है करेक्टर को कि अभी इसमें समझ रहा है आपको हैंडराइटिंग समझने में उसका आधा टाइम जाएगा, और जब तक वो हैंडराइटिंग समझेगा ना तब तक उसका मूड पूरा बिगड़ जाएगा। आपका आंसर क्या कहना चाहता है वो तो उसका इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। तो उसका इंटरेस्ट बना के रखना है यार, ये ऐसी चीजें नहीं करनी जिससे उसका मूड ऑफ हो या इंटरेस्ट चला जाए। तो आपको अच्छे से रीडेबल हैंडराइटिंग में लिखना है। ये इंग्लिश का पेपर था। हाँ, तो ये देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसकी हैंडराइटिंग देखो, आप ऐसा लग रहा है कि किसी ने लिटरली टाइप किया है, लिखा है ऐसा लग ही नहीं रहा।
तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइक लिटरली उसने एकदम अच्छे से लिखा, क्वेश्चन 1 है, ऑप्शन ये है, उसका आंसर ये है, और जरा भी छेका छेकी नहीं, एकदम एकदम नीट एंड क्लीन। ये आंसर में उसने पेन से किया है, बट आप पेंसिल से करो। हर एक क्वेश्चन के बाद में उसने से अंडर पूरा लाइन बना दिया ताकि वो सेपरेट हो जाए, और उसने कीवर्ड्स भी अंडरलाइन किए कि डिस्क शेप टिश्यू होता है, प्लेसेंटा है, इम्प्लांटेशन है। तो ये सारे जो अंडरलाइन किए वो बहुत अच्छा लग रहा है, बट सिर्फ यही बात है कि उसने पेन से कर दिया, तो आप पेंसिल से करो, बट एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस आज का वीडियो यहीं एंड करते, काफी लंबा वीडियो हो गया, बट जो भी मुझे बोलना था ना ये 1-2 वीक में कि पेपर चेक कर रहे थे, मुझे बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि यार काश मैं ये बातें बोल सकती, मतलब करेक्ट कर रही हूँ बट मैं उसको बोल नहीं सक रही हूँ कि तूने क्या किया सॉरी, कि तूने क्या किया, तो मुझे बोलना था और आई वॉन्टेड टू फाइंड अ वे। तो फिर सोचा यार ये सारी ना बातें मैं नोट डाउन कर देती हूँ, लिख देती हूँ, और ये सारी भड़ास एक वीडियो में निकाल देती हूँ। तो बस यही था ये वीडियो में जो भी मैंने कहा, ठीक है, जो भी मैंने रैंट किया कि ये नहीं करना है, प्लीज़ ये मत करना। अभी इंग्लिश पेपर, फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश पेपर है, तो उसमें ये सारी चीज़ें मत करना। सेम गोज विद अदर पेपर्स ऑल्सो। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीखें और ये सारी चीज़ें ना दोहराए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा, और एक बात, ये जो पेपर था साइंस का, ये साइंस का मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बना दे, लाइव सॉल्विंग करवा दे, क्योंकि यूट्यूब की ऑडियंस जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था ऑल इंडिया प्री बोर्ड के लिए, तो उनको नहीं पता है साइंस का कैसा पेपर था, क्वेश्चन पेपर कैसा था। और वो क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे जो एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मैं सोच रही थी कि ये एक हम लाइव सॉल्विंग सेशन कर दे मंडे को मोस्टली। तो आप बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको ये नीडेड है या नहीं है, या चलेगा, या क्या मतलब क्या है आपकी राय। तो वो हिसाब से हम एक सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, और एक्टिविटीज़ का वीडियोस तो आएगा ही। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज अवर दिस, ये साइंस का पेपर, ऑल इंडिया प्री बोर्ड का पेपर। अगर आपको नीडेड है तो कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि हम उसका भी एक लाइव सेशन प्लान कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। Download the app now.